फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि तिवारी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक किसे कहते हैं बच्चा, कि जो हमारे बॉडी लाइफ में या जो हम डेली जो हमारी बॉडी फॉर्मेशन की बात होती है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, उन्हीं को किस में रखा गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बच्चा, यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, कुछ विशेष अवधारणाएं और तरीका, जिसकी सहायता से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब बच्चा, यहाँ पे जो सबसे पहली बात कही गई है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहा यह जा रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो बच्चा? कार्बन हो और क्या हो? ऑक्सीजन हो। अगर इनके डेरिवेटिव्स हैं तो इसी को हम बच्चा क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चीज़ पता होता है कि भाई जो कार्बन होते हैं उनके पास जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। और जो कार्बन है ये हमारे नेचर में ढेर सारे एलिमेंट के साथ मिलकर, यानी एक से अधिक एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है। और जनरली कार्बन ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर देता है। अब बच्चा, कार्बन होता क्या है और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शोज कराता है? तो भाई कार्बन क्या होता है कि भाई ब्लैक कलर का एलिमेंट होता है जो कि नॉन मेटल होता है। अब बच्चा, ये क्या शो कराता है? कैटनेशन शो कराता है और टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है? जो 4 वैलेंस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करे या जिसकी वैलेंसी 4 हो। अब बच्चा, यहाँ पे आपको क्या बात करना होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एन एटम और अ ग्रुप। एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ एक सिमिलर मैनर में जुड़ा हुआ रहता है। अब बच्चा, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके बेस पर इन्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और हमें क्या समझना होता है? होमोलॉगस एंड हेट्रोलॉगस। बच्चा, होमोलॉगस किसे कहते हो? कि भाई जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर एक ही सीरीज या एक ही जैसे मेंबर को फॉलो करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होमोलॉगस। लेकिन बच्चा, अगर डिफरेंट मेंबर फॉलो करें तो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोलॉगस। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका? फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड टूटता कैसे है? तो बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 2 तरीका याद रखना होता है। अगर बच्चा सिमिलर एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना हो और तब उस केमिकल बॉन्ड को, उस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो ये जनरली किस में टूटते हैं? भाई लोन पेयर में या फ्री रेडिकल कहते हैं आप। जैसे अगर बच्चा हमारे पास Cl2 है तो Cl2 में कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन टूटेंगे तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर दूसरी साइड मूव करेगा। यानी अगर 2 क्लोरीन टूटे तो Cl प्लस Cl में ब्रेक करेगा। तो इसमें जो बॉन्डिंग एबिलिटी होती है वो क्या होती है? लोन पेयर की। अब बच्चा, ये जो लोन पेयर है यही यहाँ पे क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल। और बच्चा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है कि अगर डिफरेंट टाइप के, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया ही गया है कि HCl, यह Cl जब टूटता है बच्चा तो H प्लस Cl माइनस में टूटता है। अब बच्चा, जो H है ये क्या करता है? पार्शियल पॉजिटिव एंड Cl क्या करता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज बनाता है। पार्शियलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? डेल्टा से। तो यानी जब HCl ब्रेक करता है, HCl का क्लीवेज होता है तो H क्या बनाता है? डेल्टा प्लस, और Cl क्या बनाता है? डेल्टा माइनस। अब बच्चा, नेक्स्ट जो आपको यहाँ बात करना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड है। बच्चा, बाय मिस्टेक कोवेलेंट हो गया है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपको समझना है किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। और ये
किस किस इफेक्ट के थ्रू चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी भी बॉन्ड में पोलराइजेशन कॉज हो जाए और पोलराइजेशन के बाद जो ये लोन पेयर है ये रिफर किस पे कर दे, जो एडजेसेंट बॉन्ड है यानी जो साइड में लगा हुआ बॉन्ड है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस। अगर बच्चा केटायन के ऊपर चार्ज आ रहा है तो वो क्या शो कराता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस। अगर एनायन के ऊपर आता है तो वो क्या शो कराता है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस। अब बच्चा जिसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज वाले रहेंगे उसके पास उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट प्लस होगा, और जिसके पास जितने ही माइनस चार्ज वाले होंगे उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही माइनस होगा। अब आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि CH3 में बच्चा जब हम ब्रेक करते हैं तो CH3 ब्रेक होता है H प्लस H प्लस H। अभी मैंने बताया कि इसके पास जो चार्ज होता है बच्चा वो क्या होता है, चार्ज क्या होता है, प्लस पॉजिटिव। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या कितने इंडक्टिव प्लस चार्ज हैं, 3 प्लस चार्ज है। ऐसे ही हम जब बच्चा CH2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, CH2 की, तो CH2 में कितने H जुड़े होते हैं, 2। अब भाई 2 H है तो एक H पार्शियल पॉजिटिव ये भी बनाएगा, दूसरा ये भी बनाएगा। तो बच्चा जितने प्लस चार्ज वाले रहेंगे उनका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही पॉजिटिव आएगा। अब बच्चा इसमें क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट, और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है जब इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है। यानी अगर हम इसकी दूरी बढ़ाएं तो ये जनरली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, घटते जाते हैं। अब बच्चा जब घटते जाते हैं तो भाई अब आप ये देख सकते हैं कि NO2 का ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से। फ्लोरीन का ज़्यादा किससे है, क्लोरीन से। क्लोरीन का ब्रोमीन से, ब्रोमीन का आयोडीन से। तो यहाँ बच्चा एक सिंपल सा मेथड आप सीख लीजिए कि भाई जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किस पर भी डिपेंडेंट होता है, एटॉमिक साइज पर। यानी जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा। अब बच्चा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेकेंड है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, किसका हो रहा है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन है जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बनाने में। और ये क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब क्या है बच्चा कि डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन किसकी ओर पार्टिसिपेट करे, एजेंट की ओर, रिएजेंट की ओर, तो ये किसे शो कराता है, प्लस ई इफेक्ट। अगर ये रिएजेंट से दूर जाए तो ये किस इफेक्ट को शो कराता है, माइनस ई इफेक्ट। अब आप देख सकते हैं बच्चा इसके लिए एग्जांपल लिया है, जैसे कोई भी एल्कीन है इसकी रिएक्शन एच से कराई जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, एच की तरफ, तो ये क्या शो कराएगा, प्लस ई इफेक्ट। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे CN के साथ जब हमने कराया तो यहाँ पे किधर जा रहा है, O की तरफ, तो ये जनरली क्या शो कराएगा, माइनस ए इफेक्ट। थर्ड वन क्या होता है बच्चा, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्लस R। अब बच्चा रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि द इंटरेक्शन इन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, यानी 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और ये किस पे हो रहा है, एडजेसेंट एटम पर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। अब बच्चा रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या करता है कि भाई जिसके पास जितना लोन पेयर है और उसी के अकॉर्डिंग इनके इफेक्ट को हम समझते हैं। अगर लोन पेयर ज़्यादा तो प्लस R इफेक्ट ज़्यादा, लोन पेयर कम तो माइनस R इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या आता है बच्चा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रेजोनेंस, जो क्या कराता है, डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कराता है, डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को चेंज कर देता है। और ये क्या करता है, ओवरलैप कराता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। अब बच्चा आपने
देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि sp3 और sp2 के बीच में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो क्या करता है कि सिग्मा किससे अट्रैक्ट करता है, पाई से। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो आपका यहाँ पे टॉपिक है बच्चा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो विदाउट इस टॉपिक के आप किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। तो टॉपिक क्या है भाई, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नामिंग। अब बच्चा आईपीएसी नेमिंग जब आप करते हो तो आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बच्चा इसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ रूल याद रखने होते हैं। जैसे पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि हमें जब भी कोई नेमिंग करना होता है तो सबसे लंबी चेन को फॉलो करना होता है। अब बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से भी हो रहा है। यहाँ से चलें 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यानी हमें जो लॉन्गेस्ट चेन मिली वो कहाँ से कहाँ तक मिली, लॉन्गेस्ट चेन मिली हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी हमें कौन सी चेन काउंट करनी है, लॉन्गेस्ट, यानी 9 कार्बन की चेन। अब बच्चा ऐसे इसमें सेकेंड वन में देखिए, तो सेकेंड वन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। यानी हमें जो लॉन्गेस्ट चेन लेना है बेटा वो कौन सा लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो हमारी 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है इसी को हमें फॉलो करना होता है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन क्या करता है बच्चा कि आपको ये बताता है कि किसी भी नेमिंग में जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वही आपके नेमिंग क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट वर्ड, जो कि कार्बन चेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर किसी भी चेन में एक कार्बन है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक, 9 है तो नोन, 10 है डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। ये बात क्लियर। सेकंड रूल क्या होता है, लोएस्ट नंबर ऑफ रूल। लोएस्ट नंबर ऑफ रूल किसे कहते हैं बच्चा, कि जब हम ब्रांचिंग में किसी भी ब्रांचिंग में जाते हैं तो ब्रांचिंग में कोई भी कार्बन प्रेजेंट है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ से हम देखते हैं कि भाई कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या कराता है कि ये क्या कराता है कि सम ब्रांचिंग प्रेजेंट गेट्स द लोएस्ट नंबर। अगर ब्रांचिंग किस पर प्रेजेंट हो, लोएस्ट नंबर पर, यानी पास में या कम कार्बन वाले पर, तब एक चीज देखते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या देखते हैं कि द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड चेन इज लोएस्ट। जो साइड चेन का नंबर है, कार्बन नंबर है, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और नंबर थर्ड क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर। यानी जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो अगर ब्रांचिंग में भी गया तो कहाँ पे जाए, जो पास में हो, या तो टर्मिनल पे हो जाए या पास के कार्बन पर हो जाए। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या होते हैं और इनको प्रेफरेंस क्या देते हैं कि भाई अगर COOH है तो सबसे ज़्यादा इसे फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, SO3H है तो COAH से तो कम लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा मानेंगे। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप, एस्टेट ग्रुप, ऐसे कार्बोनिल हेलोजन या कार्बोनिल अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, सल्फर हाइड्राइड, अमीन, ऐसे ही ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनको हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर देते हैं। एंड नंबर 3 हमें क्या समझना होता है, नेमिंग द प्रेफरेंस एंड नेमिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। किसी भी कंपाउंड के
या जो कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या ऐड करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब बच्चा किसी भी, अब एक चीज और आपको समझना है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स वो होता है कि जो किसी भी स्ट्रक्चर के कंडीशन को रिप्रेजेंट करे। अब जैसे साइक्लो कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, चाहे वो ट्राइगोनल साइक्लिक हो या स्क्वायर साइक्लिक हो, पेंटागन साइक्लिक हो, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लो। बाईसाइक्लो किसे कहते हैं, अगर दो साइकिल एक साथ बन जाए, दो साइकिल एक साथ बन जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा, बाईसाइक्लो। डाई, सेकेंड वन क्या है, डाई। डाई में कहने का मतलब है कि जैसे किसी में दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ गए। अब जैसे दो क्लोरीन जुड़ गया, तो दो क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो। ट्राई केस कब कहते हैं बेटा, कि जब हमारे फंक्शनल ग्रुप की नंबर क्या हो जाए, 3 हो जाए। अब बच्चा जब 3 हो गए तब इसे हम क्या कहेंगे, ट्राई। टेट्रा किसे कहेंगे, टेट्रा जब हम कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप कितने हो जाए, 4 हो जाए। अगर 4 फंक्शनल ग्रुप वाले हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा। ऐसे ही बाईकिस, ट्राईकिस, टेट्राकिस, ये बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, कि भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अगर उसकी नेमिंग हम पहले करते हैं, क्या करते हैं, पहले। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि भाई नाम कहाँ लगाना है, पहले। प्री मतलब पहला और फिक्स मतलब जोड़ना, यानी पहले जोड़ना। तो पहले क्या जोड़ रहे हो, अगर जैसे फ्लोरीन है तो क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्या लगाते हैं, क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या लगाते हैं, ब्रोमो। N2 है तो क्या लगाते हैं बेटा, डाईएजो। ये आपको याद रखना है कि जब भी डाईएजो वर्ड यूज हो जाए तो वह हमेशा क्या याद रख लेना है, N2। अब बच्चा यनो है तो नाइट्रोसो और N2 है तो नाइट्रो। अब बच्चा जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी होती हैं, कि प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन। अब बच्चा एन जब कहेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन कहेगा तो डबल बॉन्ड और आइन कहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। यानी अगर एन है, एन सफिक्स आप लगा रहे हो तो कितने बॉन्ड होंगे, डबल। इन लगा रहे हो तो डबल और आइन लगा रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर। अब बच्चा सेकेंडरी सफिक्स एंड टेबलेटेड बिलो, ये दिखाया जा रहा है कि भाई जो सेकेंडरी सफिक्स है वो कहाँ पे है, नीचे दिए जा रहे हैं। क्या क्या है, कि भाई जैसे एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, COX। अब COX इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हेलोकार्बोनिल। लेकिन जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड। अब जैसे बच्चा आपने सुना होगा एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, तो बच्चा ये किसे डिनोट करता है, कि भाई ये किससे जुड़ा है, भाई COCl से। ऐसे ही बच्चा जब हम बात करते हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल में क्या होता है, कि भाई जो एल्कोहल होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। और OH फंक्शनल ग्रुप होने के साथ इसमें क्या होता है, कि जो इसका प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। लेकिन इसका जब हम सफिक्स लगाते हैं तो वो क्या रहता है, ऑल। सफिक्स क्या हो जाता है बेटा, ऑल। ऐसे ही जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। अब बच्चा इसका प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, फॉर्मिल कार्बल्डिहाइड। अब बच्चा फॉर्मिल कार्बल्डिहाइड और इसका जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है बच्चा, हमारा अल होता है। क्या होता है, अल। ऐसे ही बच्चा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO। और इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, ऑक्सो। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, ऑक्सो। और जो इसका सफिक्स होता है बेटा वो क्या होता है, ओन। अब नेक्स्ट वन क्या आएगा, अमाइड। अमाइड में क्या करते हैं बेटा, अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CONH2। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, कार्बेमोड। और इसका जो सफिक्स होता है बेटा वो क्या होता है, अमाइड। अब बच्चा ऐसे ही अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, NH2।
और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है अमीनो, और सफिक्स क्या होता है अमीन। ऐसे ही नेक्स्ट वन में क्या है आपको समझना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप COOH। क्या होता है COOH। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है कार्बोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है कार्बोक्सी और सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन क्या आता है बच्चा ईस्टर। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है COOR। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है एल्कोक्सी कार्बोनेट। और बच्चा इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है एल्किल एल्कोनेट। नेक्स्ट वन में क्या आपको समझना होता है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में आपको दो चीजें समझनी होती है, एक आइसो नाइट्राइल्स। अब बच्चा नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स में क्या डिफरेंस है कि भाई अगर CN लिखा है तो नाइट्राइल्स, NC लिखा है तो आइसो नाइट्राइल। अब बच्चा CN है तो क्या बोलते हैं साइनो, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं साइनो, सफिक्स क्या लगाते हैं नाइट्राइल। अब बच्चा ऐसे ही जब NCE हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं प्रीफिक्स आइसोसाइनो, और जो सफिक्स होता है वो क्या कहलाता है आइसोनाइट्रिल। सल्फोनिक एसिड बच्चा, सल्फोनिक एसिड का क्या होता है SCO3 होता है। यहाँ पे हमने SO2OH किया है तो बच्चा वो मिला के क्या बनता है HCO3। अब बच्चा HCO3 इसका प्रीफिक्स क्या होता है सल्फो और सफिक्स क्या होता है सल्फोनिक एसिड। अब बच्चा यहाँ पे कुछ आपको रूल याद रखने होते हैं कि भाई नेमिंग करते हैं तो क्या क्या रूल याद रखते हैं। तो रूल में आपको क्या याद रखना है कि भाई प्रीफिक्स के बाद आपको क्या याद रखना है कि रूट वर्ड आना चाहिए, रूट वर्ड के बाद क्या होना चाहिए सफिक्स। यानी आपको क्या याद रखना है कि भाई ये मेथड कि भाई किसी की IPSC नेमिंग करेंगे तो हमें सबसे पहला क्या लगाना है प्रीफिक्स लगाना है, फिर क्या करना है रूट वर्ड लिखना है, फिर क्या लिखना है सफिक्स। अब बच्चा यहाँ पे जैसे कोई नेमिंग दी है अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट वन सेकेंडरी सफिक्स। अब जैसे दिया है CH3 के साथ क्या जोड़ा है CH, और CH के साथ क्या जोड़ा है CH2 और CHO, और थर्ड कार्बन पे क्या जोड़ दिया है OH। अभी बच्चा मैंने इससे पहले जो ये सीरीज बताई थी कि भाई इसमें किसकी प्रियोरिटी पहले देते हैं तो CHO को हम OH से पहले प्रियोरिटी देते हैं, और CHO के पास क्या होता है कार्बन होता है। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं। अब बच्चा ब्यूट जब करते हो तो यहाँ पर जब इसकी नेमिंग आप करते हो तो क्या बनेगा, तो देखो 4 कार्बन की चेन है ये तो हमें पता है, 3 पे क्या जुड़ गया हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कैसे बनेगा, अब बच्चा 3 पे क्या जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो OH का प्रीफिक्स हमको लगाना है, OH का हमें क्या लगाना है प्रीफिक्स, फिर क्या लगाना है 4 कार्बन का क्या लिखते हो आप ब्यूटेन। अब इसमें क्या जोड़ देना है एल्डिहाइड है तो क्या जोड़ना है अल, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेनल। तो यहाँ से जो इसकी नेमिंग बनी वो क्या बनी बच्चा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब ऐसे ही जब हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो बच्चा यहाँ पे दिया है कि अब 2 एक जैसे हो जाएं 3 हो जाएं तब नेमिंग कैसे करते हैं, तो भाई जैसे ही 2 हो जाए तो उसे हम क्या लिखते हैं बाई, 3 हो जाए तो ट्राई, 4 हो जाए तो टेट्रा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या दिखाया गया है कि भाई CH2 के साथ CN जुड़ा, CH के साथ CN जुड़ा और CH2 के साथ CN, तो ये तीनों कार्बन पे जुड़ा है तो आप चाहे इस टर्मिनल से काउंट कर सकते हैं चाहे इस टर्मिनल से, लेकिन 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्रोपेन। अब प्रोपेन किस पे जुड़े हैं CN पहले पे भी जुड़े हैं दूसरे पे और तीसरे पे, तो हम क्या लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3। अब कितने जुड़े हैं 3 तो ट्राई, और भाई इनका जब हम नेमिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं साइनाइड, तो क्या हो गया इसकी नेमिंग प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई साइनाइड।
अब बच्चा जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्डेड साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, वो क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसके हम लोग क्या करते हैं? उसके नेमिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे बेंजीन पर Cl जुड़ा तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। CH3 जुड़ गया तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टॉलुइन। OH जुड़ गया तो क्या बोलते हैं? फिनॉल। NH2 जुड़ गया तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। COOH जुड़ गया तो हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। CHO जुड़ गया तो क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। CN जुड़ गया तो बेंजोनाइट्राइल। NO2 जुड़ गया तो नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चा अगर डबल जुड़ गया तब हम क्या करते हैं? तो जो पोजीशन होती है, अब एक चीज आपको यहाँ जानना होता है कि अगर जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे उसके एडजेसेंट कार्बन पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो वो पोजीशन क्या कहलाता है? आर्थो। उस आर्थो के बाद ये जो सेकेंड वन पोजीशन होता है वो क्या कहलाता है? पैरा। और ये ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते इसे क्या कहते हैं? मेटा। और डायरेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कहलाता है? पैरा। अब बच्चा जो आर्थो है इससे कितने का एंगल बनाता है? 60। मेटा कितने का बनाता है? 60 आर्थो के साथ। और मेटा पैरा के साथ कितने का बनाता है? 60। यानी अगर हम जो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो एडिशन फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? जैसे कोई हेलोजन है, यहाँ Cl है, तो इस पे कोई जुड़ेगा तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 60। अगर मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा तो 120 और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो 180। अब बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक ही बेंजीन पर दो हेलोजन जुड़े हैं, दो क्लोरीन जुड़ा है, तब नेमिंग हम क्या कर रहे हैं कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब बच्चा ऐसे ही जब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पहले बात करते हैं तो इसकी नेमिंग पहले होगा। तो 1 पे क्या जुड़ा है? 1 पे क्या जुड़ गया? ब्रोमीन। तो ये क्या बन गया? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 3 4 क्लोरो फेनिल प्रोपेन। अब यहाँ पे बच्चा हम फेनिल क्यों कह रहे हैं? तो बच्चा याद रखना है कि जब बेंजीन रिंग किसी के साथ बॉन्डिंग एबिलिटी बनाए और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मूवमेंट को शो कराए तो वो क्या कहलाता है? फेनिल। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना आता है बच्चा? प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन्हें हम प्योर कैसे कर सकते हैं और इनका कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो बच्चा इसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो क्या आता है? लेसिंग टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। लेसिंग टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में आप क्या करते हैं कि भाई जब आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कोई एल्कलाइल मेटल डालते हैं और उसे आप ठंडा करते हैं, किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो कलर होता है वो ग्रीन और ब्लू कलर अपीयरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे आप समझिए क्या हो रहा है। अब बच्चा आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमने कौन सा लिया है? सोडियम साइनाइड। इसकी अपक्रिया या इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? फेरस सल्फेट से। तो ये क्या बना रहा है? FeCN2 और साथ में क्या बना दे रहा है? Na2SO4। अब FeCN2 का फिर आप किससे करा रहे हो? सोडियम साइनाइड से। तो ये क्या बनाता है? सोडियम फेरोसाइनाइड। अब बच्चा सोडियम फेरोसाइनाइड किसके साथ? आयरन के साथ रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देता है? फेरिक फेरोसाइनाइड। इसका जो कलर आता है वो क्या आता है? प्रूशियन ब्लू। कहने का मतलब क्या है बच्चा कि जब हम एल्कलाई मेटल का कि आयरन सल्फेट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? फेरिक फेरोसाइनाइड। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? प्रूशियन ब्लू। अब बच्चा ये टेस्ट जो होता है ये जनरली किसके लिए होता है? कार्बन एंड नाइट्रोजन, अमीन, डाइअमीन या अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, इन सब के लिए ये क्या करता है कि रिस्पॉन्स कराता है। अब बच्चा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर किसी भी कंडीशन में जो प्रेसिपिटेट आ रहा है वो किस कलर का है? ब्लड रेड कलर।
यानी जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, उसका जो कलर होता है, अगर उस कलर में कोई अपीयरेंस आ रहा है तो ये क्या किसे इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन जुड़े हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। अब बच्चा जैसे आपने क्या लिया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें क्या है, सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, उसको हीट किया तो ये क्या बनाता है, सोडियम थायोसाइनेट। अब सोडियम थायोसाइनेट क्या करता है कि भाई आयरन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बना देता है, फेरिक थायोसाइनेट। और जो फेरिक थायोसाइनेट है ये किस कलर का होता है, ब्लड रेड कलर। अब बच्चा अभी मैंने कहा कि किसी में नाइट्रोजन और क्या होना चाहिए, सल्फर। तो आप देखिए फेरिक सल्फेट में Cn, तो यस से सल्फर है और साइनाइड में क्या है, यन। तो यन और यस दोनों मिल रहे हैं, इसीलिए इसका कलर क्या आएगा बच्चा, ब्लड रेड कलर। अब बच्चा नेक्स्ट वन क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। डिटेक्शन ऑफ सल्फर में आपको क्या समझना होता है कि अगर किसी में सल्फर प्रेजेंट है, अगर उसका फ्यूजन हम किससे करा दें, सोडियम मेटल से। किससे करा दें, सोडियम मेटल से, तो ये क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड। जो कि बच्चा दो तरीके से आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। भाई सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कराते हैं तो ये किस कलर का अपीयर होता है, वायलेट कलर। किस कलर का, वायलेट कलर। लेकिन जब हम इसे लेड एसीटेट से रिएक्ट कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, लेड एसीटेट, तो ये किस कलर का रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है ब्लैक कलर। अब बच्चा आपको याद रखना है कि जो लेड सल्फर होता है ये किस कलर का होता है, ब्लैक। अगर बच्चा आपने पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसका भी कलर किस तरीके का आता है, ब्लैक आता है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रहे हैं कि भाई सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, लेड एसीटेट से। तो ये क्या बना दे रहा है, लेड सल्फर, और क्या बना दे रहा है, सोडियम एसीटेट। अब जो लेड सल्फेट है बच्चा ये जनरली क्या करता है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर। अब बच्चा नेक्स्ट क्या आपको समझना होता है, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का डिटेक्शन आप कैसे करते हो, तो बच्चा लैसाग्ने टेस्ट यहाँ भी यूज किया जाता है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हेलोजन कंबाइन करके बनाता है तो ये जनरली क्या करता है कि एक वाइट कलर का अपीयरेंस शो कराता है। ये वाइट जो अपीयरेंस होता है, वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो किस में घुल जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो किसको इंडिकेट करता है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, क्लोरीन। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ये किस में घुल जाता है, अमोनिया में, और तब ये किसे इंडिकेट करता है कि ब्रोमीन। लेकिन अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है लेकिन अमोनिया में नहीं घुल रहा है तो ये किसे इंडिकेट करता है, आयोडीन। ऐसे ही बच्चा डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का डिटेक्शन हम कैसे करते हैं कि भाई जब हम किसी भी फास्फोरस को किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम परऑक्साइड से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फॉस्फेट में। और बच्चा जब ये सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे वाटर के साथ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड में जब हम गर्म करते हैं तो ये बेटा ये क्या ऐड करते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट। तब इसका जो कलर आता है वो क्या आता है, येलो प्रेसिपिटेट आता है या येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चा एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बच्चा लीबिग मेथड है। ये लीबिग मेथड जो होता है ये क्या बताता है कि अगर कार्बन का क्यूप्रस ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर में। ऐसे ही हाइड्रोजन का कराएंगे तो वाटर एंड कार्बन। अब बच्चा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन के बारे में कभी कभी पूछ लेता है भाई, अब जो कंपाउंड बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब बच्चा जो कंपाउंड बनेगा इसमें देखो भाई परसेंटेज ऑफ कॉपर में परसेंटेज ऑफ कार्बन में कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12, और CO2 का जो कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 44। तो भाई 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चा ये जनरली किसे इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ मोल को। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म और मास ऑफ सब्सटेंस टेकन और इंटू 100 कर देंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब सेकेंड में बच्चा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन था, बाय मिस्टेक यहाँ पे भी कार्बन लिख गया है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परसेंटेज है
तो बच्चा हाइड्रोजन का परसेंटेज आप कैसे निकालते हो कि भाई इसका भी नंबर ऑफ मोल निकालोगे और क्या लोगे कि मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इनटू 100। ऐसे ही बच्चा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन किस मेथड से करेंगे? डुमास मेथड। डुमास मेथड क्या कहेगा कि भाई किसी भी कंपाउंड को हम किसके साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ गर्म करें तो जो बने उसका भी सेम कंडीशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना होता है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी। या बच्चा आप जानते हो कि एसटीपी जो होता है इस पर जो किसी भी लिक्विड या गैस का जो वॉल्यूम लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 22,400 लीटर। अब बच्चा इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या निकालना होता है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब केजल्डल मेथड में क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसके साथ रिएक्शन करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हीट करते हैं तो ये जनरली क्या बनाता है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन किससे करते हैं? NaOH से, तो ये क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट, अमोनिया और वाटर। अब बच्चा अगर हम डायरेक्ट अमोनिया की रिएक्शन किससे करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, तो भी ये क्या बनाता है? अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पर भी बच्चा आप परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है परसेंटेज का, बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है? मोलैरिटी ऑफ द एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। अब बच्चा एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस ये किस मेथड से निकालते हैं? कैरियस मेथड। कैरियस मेथड में क्या कहता है कि भाई परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो भाई परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए भाई क्या आपको याद रखना होता है कि भाई जो वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं कि जो भी टेकन वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो भाई 35/5/14.5 और AgCl है तो भाई AgCl के लिए हम काउंट करेंगे। तो ऐसे ही अगर AgBr रहेगा तो ब्रोमीन के लिए, आयोडीन है तो AgI, और सल्फर है तो बच्चा यहाँ सल्फर के लिए क्या करेंगे कि BaSO4। ये बात क्लियर है। अब बच्चा एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस तो हमने पहले भी बता दिया कि भाई फास्फोरस के लिए सेम कंडीशन अप्लाई करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बस हमें वैल्यू क्या ले लेना होता है? 62 डिवाइड बाई 222 इंटू मास ऑफ मैग्नीशियम फास्फोरस हेप्टा ऑक्साइड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इनटू 100। ऐसे ही एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या समझना होता है? मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें कौन सा मेथड है? पहला वो क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो किस नेचर में है? लिक्विड है या गैस है? अगर उसे अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर हम क्या कर दें? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि दूसरा जो सल्यूट है या सॉल्वेंट है वो क्या हो जाए? एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। यानी ये एक तरीके से ये बताता है कि अगर तो किसी भी कंपाउंड में दो कंपाउंड मिक्सअप हैं और उसमें से एक कंपाउंड ऐसा है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर हम उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड फॉर्म में। अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड वन क्या है बच्चा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करते हैं कि जो सॉलिड है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गैस में। और बच्चे गैस में जैसे ही करते हैं और फिर इस प्रोसेस से जो वोलाटाइल सॉलिड्स है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं किसके? नॉन वोलाटाइल सॉलिड। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या डिफरेंस होता है बच्चा? कि जो वोलाटाइल सॉलिड वो होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर या हमारे कॉमन फैक्टर्स पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चेंज करते हैं वो अपने नेचर को चेंज करता है। तो बच्चा अगर ऐसे सॉलिड है तो जैसे ही हीट करेंगे तो भाई वो अपने नेचर को चेंज करेंगे। जैसे ही वो अपने नेचर को चेंज करेंगे तो उस नेचर को चेंज करने के बाद ही जैसे ही हम उसे यूज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट हो जाएगा तो उसके एक्सट्रैक्ट को हम क्या कर लेंगे? डिफरेंट फ्रैक्शन में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट वन क्या है बच्चा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन
क्या होता है कि जिसमें लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और जो वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्जन करने के बाद उसका हम क्या कर लेते हैं, कंडेंसेशन। यानी अगर आपने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करते हो तो भाप बनता है। भाप को अगर आपने किसी फ्रैक्शनल ट्यूब में रखकर आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और वहाँ से आपने जो वाटर आपको मिलता है वो क्या होता है, प्योर वाटर होता है। तो यही प्रोसेस यूज किया जाता है किसमें, डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है बच्चा ऐसे कंपाउंड या ऐसे मिक्सचर के लिए जिसमें जो कंपाउंड मिक्सअप हुए हैं वो सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि एक कंडीशन ये होता है कि भाई जो एक कंपाउंड होता है, एक लिक्विड होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कम, और तब उसे हम जब डिस्टिल करते हैं, उसे अलग करते हैं, तो वो किस फॉर्म में निकलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बच्चा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कंपाउंड। अब बच्चा जैसे आप जानते हो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कोल तार, वैसलीन, ये सब क्या होते हैं बच्चा, कि ये सब होते हैं पेट्रोलियम कंपाउंड। अब बच्चा ये पेट्रोलियम कंपाउंड को हम लोग जनरली एक सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। अब बच्चा इन्हें जब हम सेपरेट करते हैं तो ये अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर, अलग अलग टेम्परेचर पर डिस्टिल्ड होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बच्चा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अगर डिस्टिलेशन कर रहे हो, किस में कर रहे हो, रिड्यूस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कम करके, तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे लिक्विड को लेंगे जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, और ये जनरली क्या करते हैं, डिसोसिएट नहीं होते। स्टीम डिस्टिलेशन, बच्चा स्टीम डिस्टिलेशन उसके लिए किया जाता है जिनमें नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज मिक्सअप हो। तो बच्चा यहाँ पे जैसे ही हम इन्हें गर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं, वोलाटाइल स्टीम में कन्वर्ट होकर अलग हो जाते हैं, और बच्चा जो वाटर होता है वो एक तरफ हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। अब बच्चा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, वो क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बच्चा, टेक्निक ऑफ separating the constituents of the mixture by the differential movement of individual components through the stationary phase under the influence of mobile phase। अब बच्चा ये कहा जा रहा है कि अगर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो तो आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉलम से आपको क्या करना होगा कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को डिस्टिल करना होगा, अलग करना होगा। अब क्रोमेटोग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल है उसे एडजॉर्ब करा देते हैं किसी भी सरफेस पर, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम क्या कर देते हैं, पार्टीशन करा देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। तो बच्चा ये जो मेथड है, ये जनरली पार्टीशन मेथड को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एडजॉर्प्शन मेथड को हम लोग बेटा क्या दो पार्ट में बांटते हैं, एक बांटते हैं कॉलम और दूसरा थिन लेयर। अब बच्चा थिन लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, टीएलसी मेथड। क्या बोलते हैं, टीएलसी मेथड। अब यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या समझना है कि भाई ओपन चेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, और क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। अब बच्चा इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब होते हैं। अब बच्चा जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको समझना होता है वो क्या होता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन स्ट्रक्चर में आपको क्या समझना होता है कि भाई क्लोज चेन स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, साइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड। अब बच्चा ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर को भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक क्या होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक। अगर जो साइकिल है वो एक जैसा है, साइकिल कैसा है, एक जैसा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। अगर साइकिल एक जैसा नहीं है, यानी उसमें जो एलिमेंट जुड़े हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, हेट्रोसाइक्लिक। अब बच्चा जो होमोसाइक्लिक है इसे भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, किसमें, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि जिसमें बच्चा सारे बॉन्ड क्या होते हैं, जनरली सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। अगर डबल बॉन्डेड भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। अब बच्चा जो एरोमेटिक वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है बच्चा, खुशबू।
अगर किसी भी कंपाउंड में खुशबू आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का जो एग्जाम्पल लिया गया है बच्चा वो क्या लिया गया है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक में दो कंडीशन होता है, एक होता है बेंजाइड, दूसरा होता है नॉन बेंजाइड। बेंजाइड किसे कहते हो, नॉन बेंजाइड किसे कहते हो, कि बच्चा जिसके पास बेंजीन रिंग बने, यानी 6 कार्बन की चेन वाला अगर कोई कंपाउंड बना रहा है तब उसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइड। और बच्चा अगर 6 से ज़्यादा क्या बन रहा है लेकिन एक चेन फॉर्म नहीं कर रहा है तब उसे हम क्या बनाते हैं, नॉन बेंजाइड। अब बच्चा बेंजाइड में आप देख रहे हो कि क्या लिखा है कि भाई बेंजाइड में क्या है, बेंजीन है, नेथिलीन है, और नॉन बेंजाइड में क्या है, ट्रोपोलिन। अब बच्चे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जिसे आप अपने एग्जाम पैटर्न पे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि CH2FCl क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो बच्चा आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर याद रखना पड़ता है कि भाई कौन, फ्लोरीन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन क्या है लेस देन फ्लोरीन, बट द इन नेचर इट इज द आल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब क्या सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि राइट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज बाय द कार्बन इन एथीन। एथीन में कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या है इसमें। ऐसे ही इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको देखने हैं। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और नाइट्रो कंपाउंड के क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चा ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी लेवल पे होते हो, चाहे आप 9th 10th 11th 12th या इससे एबव आप IT में जाते हो, पॉलिटेक्निक करते हो, इन सब के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब बच्चा इसके साथ ही आज के लिए हम इतना ही चाहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। धन्यवाद।